था पिंडोल से पुता हुआ, जिसके पीछे औंला था। औंला समझते हैं? उसी चूल्हे के पीछे एक छोटा सा मोखला हुआ करता था, उस पर भी कोई चीज़ रख दिया करते थे। तो ये चूल्हा था और पिंडोल से पुता हुआ, जिसके पीछे औंला था। एक खाना पक जाने के बाद उसकी हांडी औंले पर रख दी जाती ताकि गर्म रहे। लकड़ियाँ अगर सूखी होती तो चूल्हे में धड़ाधड़ जलती, और अगर गीली होती तो सारा बावर्ची खाना धुएं से भर जाता। चूल्हे के सामने बैठी हुई औरतों की आंखों से लगातार पानी या आंसू बहते रहते। पानी थे कि आंसू थे, जो बावर्चीखाने की स्याही में भी गीलापन पैदा करते थे। खाना पक जाने के बाद चूल्हे में भूबल बाकी रहती है, एक सिलेटी रंग की राख जिसको कुरेदने पर शोले निकलते थे। अक्सर रात को दूध का बर्तन गर्म करने के लिए इसी भूबल पर रख दिया जाता था। हमारे घर में गोबर के उपलों का रिवाज नहीं था, वो निस्बतन कुछ गरीब और निचले तबकों में इस्तेमाल किए जाते थे। मगर मुझे जलते और सुलगते हुए उपलों पर बनी हुई चाय बहुत पसंद थी। इस चाय में दूध की खुशबू बहुत खालिश और ममता से भरी हुई महसूस होती। उपले और गाय का ताल्लुक है। मैंने ऐसी चाय बहुत बार पी है। चूल्हे से 2 हाथ के फासले पर दाईं तरफ दीवार पर ईंटों की एक अलमारी थी, जिसमें रोजमर्रा के बर्तन और मसाले रखे हुए थे। अक्सर यहाँ पर प्यास सड़ती रहती थी। फर्श पर एक तरफ आटा गूंदने का पीतल का तसला, काले रंग का बहुत बड़ा भारी तवा जो मुझे काले सूरज की तरह दिखाई देता था, और जिस पर बड़ी बड़ी गेहूं की चपातियाँ पकती थी। उन दिनों छोटे छोटे फुल्कों का कोई भी रिवाज नहीं था, बल्कि इनको तो बहुत ही हकारत की नजर से देखा जाता है। और तवे के साथ ही इधर उधर चिमटा और फुकनी पड़े रहते। अपनी नाम दोनों काले रंग के थे और दोनों में बैलेंस था। फर्श पर ढेर सी ऊंची नीची लकड़ी की पटलियां थी, जिस पर बैठकर औरतें काम करती, और जाड़ों के दिनों में सब लोग इन्हीं पटलियों पर बैठकर चूल्हे के आगे बैठकर खाना खाते। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि बावर्चीखाने की तकरीबन तमाम चीज़ों में जो वहाँ के अप्रेंटिस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ख़ास मौक़ों पर ये ख़तरनाक हथियार बन जाने के इम्कानात पोशीदा हैं। चाहे वो तरकारी काटने वाली छुरी हो, या तवा हो, चिमटा हो, फुकनी हो, जलती हुई लकड़ी हो, चूल्हे में रोशन धड़ाधड़ जलती हुई आग हो, मसाला पीसने वाली सिल हो, या पिसी हुई मिर्चें हों, भभकती हुई भूबल हो, या मिट्टी का तेल ही चूना हो, घर के किसी और हिस्से में इतनी ज़्यादा तादाद में ऐसी चीज़ें नहीं थी। यहाँ तक कि अगर अंदर के कमरे में एक बंदूक भी टिकी होती थी तो इन चीज़ों के आगे वो भी बड़ी कमज़ोर नजर आती। बावर्चीखाना चाहे घर के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी रुख पर बना हो, चाहे वास्तुशास्त्र वालों से कितनी ही मदद क्यों न ले ली जाए, वहाँ की लड़ाई झगड़े नहीं जाते। बावर्चीखाना एक मैदान जंग है, और पूरे घर, पूरे ख़ानदान, बल्कि इंसान की किस्मत का फैसला इसी छोटे से और बज़ाहिर पाक साफ पवित्र स्थान से ही होता है। अदालत यहीं लगती है, मुकदमा यहीं चलता है। पूरा घर अपनी खामोश आंखों से ये तमाशा देखता है, जब तक कि आखिर में वो खंडर न बन जाएं। इंसानी आंतों की भूख और 2 वक्त की रोटी में एक दूसरा तशद्दुद छुपा होता है। ये वायलेंस सिर्फ स्याही और खून की तरफ बढ़ता है, और अंजाम कार बस अगर कुछ बच जाता है तो बदनीयती बच जाती है, और कुछ नहीं बचती है। मर्द और औरतें आहिस्ता आहिस्ता खुद भी छोटे छोटे बदकलई बर्तनों के अंदर बदलने लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।